हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वीआईपी टू सर्व, जहाँ मिलते हैं आपको एग्जाम रिलेवेंट कंटेंट। एसबीआई क्लर्क का प्रीलिम्स एग्जाम सब आ ही चुका है, काफ़ी कम दिन बचे हुए हैं। और इस वक्त सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि कैसे आप पेपर को अटेम्प्ट करें जिससे आपका स्कोर अधिक से अधिक आ सके। और स्कोर को अधिक से अधिक करने के लिए, मैक्सिमाइज करने के लिए, पेपर को अटेम्प्ट करने की जो टेक्निक है ये बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करती है। कई बार हम लोगों को बहुत कुछ आते होता है लेकिन पेपर में गलती करके आ जाते हैं और बाद में सोचते हैं कि काश वो क्वेश्चन मैंने पहले किया होता या फिर ये चीज़ मैं बाद में करता तो मेरे अटेम्प्ट 5 क्वेश्चन और 6 क्वेश्चन और अधिक हो जाते हैं, जिससे मेरा प्रीलिम्स एग्जाम्स क्लियर हो जाता। तो इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ आज आपको बेस्ट वे टू अटेम्प्ट पेपर एंड हाउ टू स्कोर 90 प्लस। और मैं इसमें आपको एक और चीज़ बताऊंगा, मैं अपनी स्ट्रैटेजी मैं कैसे अटेम्प्ट करता था, सेम टू सेम चीज़ बताऊंगा यहाँ पे, जिससे आप भी इसे समझ पाएंगे। तो चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए। हाउ टू मैक्सिमाइज योर स्कोर, स्कोर 90 प्लस। आप सोच रहे हो क्या स्कोर 90 प्लस करना पॉसिबल है? यस है, और मैंने भी किया है और बाकी बहुत सारे लोगों ने क्लरिकल एग्जाम्स में, प्रीलिम्स में 90 प्लस स्कोर किया है। अगर आप मेरी बात करोगे, यू कैन सी डिफरेंट डिफरेंट स्कोर, फ्यू ऑफ द स्कोर सर्टेन हियर। आरबीएस में 98.75 मैंने स्कोर किए थे, और आईपीएस क्लर्क में भी और एसबीआई क्लर्क में भी मैं 90 प्लस स्कोर किए। 95 96 के अप्रॉक्स मैंने किए। सारी वीडियोज, सारे स्कोर कार्ड चैनल पे अवेलेबल, आप जाकर देख सकते हो। तो करना पॉसिबल है, सिंपल सी बात ये है। तो कैसे करेंगे? पैटर्न आपका पता ही है सभी को। इंग्लिश 30 क्वेश्चन 20 मिनट, रीजनिंग 35, क्वांटिटी 5 20 मिनट का समय होता है आपके पास। मैं बताऊंगा आपको दो तरीका। पहला मेथड जो कोई भी अप्लाई कर सकता है, और सेकंड जो मेरा अपना मेथड है, माय ओन अप्रोच, वो भी मैं बताऊंगा। तो बात करते हैं, सबसे पहले शुरू करते हैं सेक्शन बाय सेक्शन इंग्लिश से। इंग्लिश को अब कैसे अटेम्प्ट करना है? इंग्लिश में 20 मिनट समय मिलेगा। इस 20 मिनट को आप दो पार्ट में डिवाइड करो, 10 मिनट एंड 10 मिनट। पहले 10 मिनट में आपको वो सारे क्वेश्चंस करने हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड पैरा जंबल को छोड़ करके। पैरा जंबल, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को छोड़ के बाकी जो भी क्वेश्चन आपके पास है, उस क्वेश्चन को आप पहले अटेम्प्ट करो। लाइक एरर के क्वेश्चन हो गए, वर्ड स्वैप हो गए, फिलर्स हो गए, क्लोज स्टेज एंड और भी जो भी डिफरेंट मिसलिनियस क्वेश्चंस होते हैं, वो सारे क्वेश्चंस आप पहले अटेम्प्ट करो। अब देखो, मैं पहले एक चीज़ क्लियर कर दूं, मैंने लिखा यहाँ पे 10 मिनट्स का मतलब ये नहीं आपको 10 मिनट में ही कंप्लीट कर लेना है, 2 मिनट पहले हो जाए, दैट्स ओके। 1 मिनट अधिक लग रहा है तो भी ओके, कोई दिक्कत नहीं है। ये फ्लेक्सिबिलिटी आपके अंदर होनी चाहिए। मैं जो भी कुछ बताऊंगा उसको आपको अपने हिसाब से फ्लेक्सिबल होकर के फॉलो करना है। और आखिरी के 10 मिनट में आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करना है और पैराजम्बल। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ? क्योंकि मैंने देखा है मैक्सिमम स्टूडेंट जो होते हैं, दिक्कत कहाँ आती है, उन्हें पैराजम्बल्स में दिक्कत होती है। तो पैराजम्बल्स में अगर दिक्कत होगी तो और इसमें समय ज़्यादा लग जाता है, क्योंकि सेल्फ डाउट भी होता है। मैंने सीक्वेंस बनाया है PRST, किसी ने कुछ और बनाया होगा, मे बी ये सेल्फ डाउट आने लगता है कि क्यों पहले यहाँ होगा कि ये यहाँ पे होगा। तो इसीलिए आप इसे अगर एंड में करेंगे तो आपका टाइम जो है, जो आपने अटेम्प्ट कर रखा है पहले से, वो तो आपका हो ही चुका है। बाद में इसे आप आराम से कर पाएंगे। ठीक है, ये चीज़ आप फॉलो करें। और एक और चीज़ मैं बता दूं आप लोगों को, फिर मैं बाद में बता दूंगा पैरा जंबल को कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं काफ़ी तेज़ी के साथ। तो इंग्लिश में आपको ये काम करना है। ऐसे अटेम्प्ट करते हैं तो डेफिनेटली आपके अच्छे अटेम्प्ट होंगे। और सेकेंड चीज़, आपको गेस वर्क बिल्कुल नहीं करना है। गेस वर्क मतलब क्या? गेस वर्क का मतलब ये होता है कि सीधे सिंपल आपको समझ में नहीं आ रहा, 5 ऑप्शन है, इसमें से आपको कुछ भी पता नहीं चल रहा क्या आंसर होगा, आपने कोई एक मार्क कर दिया, ये काम नहीं करना। हाँ, स्मार्ट वर्क आप कर सकते हो। लाइक एलिमिनेशन ऑफ ऑप्शंस। लाइक मान लो किसी क्वेश्चन में आप ग्रामर की हेल्प से भी ऑप्शन चूज कर सकते हो। सेंटेंस में उस जगह पे क्या होगा, एडवर्ब होगा या फिर प्रीपोजिशन आएगा या फिर क्या आएगा, वैसे कर दो। सेकेंड, आरसी में कई बार दिया गया होता है सिमिलर मीनिंग, साइनोनिम, एंटोनिम पूछा जाता है या फिर फिलर्स पूछा जाता है आरसी के अंदर। तो आपको एग्जैक्ट वर्ड नहीं पता चल रहा है तो आप उस सेंस को समझ करके 5 ऑप्शन को आप एलिमिनेट कर सकते हो। इसमें से 4 ऑप्शंस के मीनिंग एक जैसे होंगे। पॉजिटिव, वहाँ उस जगह पे पॉजिटिव फीलिंग आ रही है, वहाँ पे पॉजिटिव वर्ड आना चाहिए, निगेटिव वर्ड आना चाहिए। उसके हिसाब से भी आप ऑप्शन को एलिमिनेट करके आंसर चूज कर सकते हो। तो ये सब तरीका है। तो क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका हो गया, अटेम्प्ट करने का तरीका मैंने बताया। पहले बाकी सारे क्वेश्चंस, मिसलिनियस क्वेश्चन, एट द एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड पैराजम्बल। ठीक है, और कोशिश करना 10 मिनट से कम में, 10 मिनट के अंदर ये सारे क्वेश्चंस करने की, और आराम से 10 मिनट के अंदर ये क्वेश्चंस करने की, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड पैराजम्बल।
ओके, कोई दिक्कत तो कमेंट में आप पूछ सकते हो। मूविंग टू नेक्स्ट सेक्शन, रीजनिंग। रीजनिंग में क्या है कि प्रैक्टिस आपकी अच्छी है, डेफिनेटली आप शुरुआत करो मिसलिनियस क्वेश्चन से। अब आप बोलोगे सर पहला क्वेश्चन ही पजल आ गया तो छोड़ देनी चाहिए क्या? तो अभी जो मैं बता रहा हूँ इसमें आपको छोड़ देनी चाहिए। जस्ट मार्क मार्क फॉर रिव्यू एंड मूव ऑन। जैसे आपने एक पे मिला, आप सिंपल 6 पे क्लिक करो कि 5 क्वेश्चन का सेट पजल में आता है। मिसलिनियस क्वेश्चन आते जाए, उससे आप सॉल्व करते चले जाओ। आजकल क्या हो रहा है कि पिछले 1 साल का ट्रेंड अगर आप देखोगे, 1-2 साल का ट्रेंड, ब्लड रिलेशन जो है वो हर एग्जाम में थोड़ा-सा अलग बना रहा है, डिफ़िकल्ट बना रहा है और स्टूडेंट्स को क्रैक करने में दिक्कत होती है। टाइम लगता है, कॉन्फिडेंस लूज़ होता है और बाकी क्वेश्चन जो आ रहे होते हैं वही छूट जाते हैं। तो मेरा मानना ये है कि पहले आपको मिसलेनियस करना है, उसके बाद आपको पज़ल्स करना है, पज़ल से सेटिंग अरेंजमेंट, उसके बाद आपको करना है ब्लड रिलेशन और लास्ट में एक क्वेश्चन उसमें होता है, अगर फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ, नाइन्थ लेटर को किसी वर्ड में से निकाल करके उसका बनाना हो मीनिंगफुल वर्ड तो कितने बन सकते हैं, ये वाले क्वेश्चन होते हैं मीनिंगफुल वर्ड। इससे आप लास्ट में करना, इसमें भी टाइम लगता है, सोचना पड़ता है, वो क्या खंगालना पड़ता है कि क्या क्या उसमें बन सकता है। तो ये 2 क्वेश्चन अगर आप लास्ट में करते हो डेफिनेटली आपका टाइम बचता है और ब्लड आप पहले भी कर सकते हो, लेकिन ट्रेंड के हिसाब से थोड़ा डिफिकल्ट आता है, तो बाद में करोगे तो अच्छा होगा। इट्स माय सजेशन। और अब बात रही कि सर पजल्स जो आएंगे उसमें से कौन से पजल्स पहले करें, कौन से पजल्स बाद में करें। इसके लिए मैंने आपको कई बार बता चुका हूँ मैं पहले भी। इसको करना कैसे है, कैसे क्लैरिटी आएगी कि इसमें से कौन सा पजल हमें पहले करना चाहिए या बाद में करना चाहिए, या फिर जो पजल मैं करने जा रहा हूँ वो 100% सॉल्व हो जाए। तो पहली चीज़ है कि आपकी प्रैक्टिस अच्छी खासी होनी चाहिए। दूसरी, जितने भी तरह के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के पजल्स होते हैं, सेटिंग, सर्कुलर, स्क्वायर वाले, अनसर्टेन रो, या फिर डिफरेंट जो भी होते हैं, पैरेलल रो, फ्लैट फ्लोर, जितने तरह के फ्लोर वाले, जितने तरह के आपके पजल्स होते हैं, सभी की आपने प्रैक्टिस करी होगी। जब प्रैक्टिस आप कर रहे हो तो हमेशा टाइम नोट किया करो और ये देखा करो कि बॉक्स बेस्ड पजल, मतलब ये देखा करो कि किस पजल करने में आप ज़्यादा कंफर्टेबल हो, किस किसको करने में आपका जल्दी हो जाता है और किस में आपको थोड़ी सी दिक्कत आती है। ये आपको पता होगा जब पजल अटेम्प्ट कर रहे होगे तो आप उसको चूज करोगे जिसमें आप ज़्यादा कंफर्टेबल हो। मान लो कि एसबीआई क्लर्क में कितने आते हैं पजल, 3 पजल आपके आ सकते हैं, 3 पजल्स। 3 में से मान लो कि एक बॉक्स बेस्ड पजल है, एक अनसर्टेन रो है, ऑल फेसिंग नॉर्थ, एंड एक है सर्कुलर, 8 पीपल, सम फेसिंग नॉर्थ, सम फेसिंग साउथ। अब चूज कर लो इसमें से कौन सा पहले करना है। तीनों अच्छे से आता है, अच्छी प्रैक्टिस तीनों से कोई भी पहले से कर, पहले जो मिल जाए उसे कर लो, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको प्रायोरिटाइज कर सकते हो। फ्लेक्सिबल रहना अपने हिसाब से, आपकी क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, इसको ध्यान में रख के पेपर को अटेम्प्ट करोगे तो पहले वो सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे जो आपको अच्छे से आते होंगे, और जो क्वेश्चन नहीं आते होंगे वो आप, या फिर जो उसमें आप वीक होगे या टाइम लगता होगा आपको, वो आप बाद में करोगे। दैट इज सिंपल थ्योरी एंड यू हैव टू अप्लाई। ओके, तो ये रीजनिंग का था, अटेम्प्ट करने का तरीका। नेक्स्ट आते हैं क्वांट में। क्वांट में वेरी सिंपल, आपको सिंपल, इसमें आपको एसबीआई क्लर्क जा रहे हो तो यहाँ पे क्या क्या मिलेंगे आपको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नंबर सीरीज, रॉन्ग या मिसिंग, है ना। उसके अलावा वो क्या मिलेंगे, और सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, 10 क्वेश्चन भी हो सकते हैं। अर्थमेटिक, डेटा इंटरप्रिटेशन, डेटा इंटरप्रिटेशन आपको कितने मिलेंगे, 2 मिलेंगे या मैक्सिमम आपको 3 मिलेंगे, जिसमें से एक कैसलेट भी हो सकती है। ठीक है, रेडी है ना, कुछ भी आपके पेपर में आ सकता है। तो अब देखो आप किस में कंफर्टेबल हो। जैसे कि कई लोगों को क्या होता है, अर्थमेटिक डर लगता है तो अर्थमेटिक बाद में करते हैं, बाकी सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन और जितने भी स्पीड मैथ वाले क्वेश्चन होते हैं नंबर से, ये सब पहले करते हैं। आप भी कर सकते हो, ये आप पे डिपेंड करता है आप कितना कंफर्टेबल हो उस टॉपिक में, कितना अच्छे से आपने प्रैक्टिस करी, जितना प्रैक्टिस आपने किया होगा, जितना कॉन्फिडेंस होगा, उसके हिसाब से आपको ये चीज़ चूज करना होगा। अगर आपको डर लगता है कैसलेट डीआई से, आप कैसलेट डीआई को एट द एंड में करो। लेकिन जहाँ तक मैं बताऊँ आपको, मेरा एक्सपीरियंस है, कैसलेट डीआई कभी कभार ही बहुत टफ आती है। कैसलेट डीआई अगर आती है तो वो हमेशा बाकी डीआई कंपेरिजन में आसानी होती है। बस हमें हमारे मन में एक डर बैठा हुआ होता है कि कैसलेट करने जा रहे हैं, कैसलेट टफ होगा, लेकिन ऐसा जनरली होता नहीं है। ठीक है,
तो आप इसकी अभी से प्रैक्टिस इतनी करो कि आप हर डीआई करने में कंफर्टेबल हो। जिसमें ज़्यादा कंफर्टेबल उसे पहले चूज करना और उसे पहले अटेम्प्ट करना, बाकी को आप बाद में कर सकते हो। तो गो विद द स्पीड मैट फर्स्ट। स्पीड वाले क्वेश्चन जो तेजी से बन जाते हैं, उसके बाद आप डीआई कर लेना या अर्थमेटिक करना। ये डीआई और अर्थमेटिक का चॉइस आपके ऊपर है। मैं आपको सजेस्ट ये करूंगा कि उम, आप क्वेश्चन को देखते जाओ। जैसे कि आपने देखा कि पहला क्वेश्चन आपको मिला इस टाइम, डिस्टेंस, स्पीड का। अब इसमें अगर आप कंफर्टेबल हो, आपने बहुत सॉल्व किया है, आपकी प्रैक्टिस अच्छी है, कॉन्फिडेंस है आपको, सॉल्व कर लोगे, सॉल्व करो, निकल जाओ, छोड़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है। कोई टॉपिक ऐसा आ गया, मान लो कि आ गया प्रॉपर्टी का क्वेश्चन, आपको नहीं आता, हालांकि काफ़ी सिंपल टॉपिक होता है, आपको मान लो नहीं आता, आप ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करी इस टॉपिक की, कॉन्फिडेंस नहीं सॉल्विंग के बाद इसे इसे स्किप कर दो, इसे स्किप करो, आगे बढ़ो। तो मतलब स्किप अटेम्प्ट को आप यूज कर सकते हो, लेकिन ये इंस्टिंक्ट आपके माइंड में तुरंत आ जाए मुझे करना क्या है। ठीक है। तो जब आप एक बार में अटेम्प्ट कर रहे हो पेपर को, तो आपको तो डिसाइड करना है इसे छोड़ना है या करना है। आपने देखा क्वेश्चन, आपने पढ़ा 5 सेकंड के लिए, ठीक है, करना है तो कर देना है, फिर इस तरीके से करना है आपको। ठीक है। और एक बात और ध्यान रखना है, हर हमेशा क्वांट हो, रीजनिंग हो, इंग्लिश हो, कोई भी सेक्शन हो, इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि अगर आपने किसी क्वेश्चन को सॉल्व किया, एक बार आपने सॉल्व किया, वो सॉल्व नहीं हुआ, उसका आंसर नहीं आ रहा है, तो उसे अगर आप उसी वक्त एनालाइज कर पाए कि मैंने क्या मिस्टेक किया है। हो सकता है कहीं पे लिखा हो 100 आपने 200 लिख लिया हो, कहीं लिखा 40% मोर आपने 40% लेस कर दिया हो। अगर आपको उसी वक्त ये आपको समझ में आ गया, तो सेकंड बार में टाइम दे करके अटेम्प्ट करके खत्म करो। अदरवाइज स्किप दैट क्वेश्चन एंड मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज द बेस्ट प्रैक्टिस। ये आपको करना ही पड़ेगा, कितना भी आपने प्रैक्टिस की हो, लेकिन इस बात का ध्यान आपको रखना पड़ेगा, रीजनिंग हो, क्वांट हो, इंग्लिश हो, कुछ भी हो, आपको स्किप करने की हैबिट होनी चाहिए। नहीं आ रहा है, नहीं हुआ सॉल्व, सॉल्व किया, ऑप्शन मैच नहीं किया, जस्ट स्किप एंड मूव ऑन, दैट्स द स्ट्रैटेजी। ठीक है। इसके हिसाब से आप, मैंने बताया आपको डी अर्थमेटिक को आप मिक्स करके, जैसे आपको लगता है डी आसान मिल रहा है, करे खत्म कर दो, अर्थमेटिक सामने आ गया, उसे खत्म कर दो। ये आप पे डिपेंड करेगा कितना आप कंफर्टेबल हो। डी आपको ज़्यादा प्रैक्टिस है, ऑब्वियसली डी पहले डी करोगे। अगर अर्थमेटिक की प्रैक्टिस है, डी दोनों साथ में प्रैक्टिस है, दो जो जैसे क्वेश्चन आ रहा है, जैसा क्वेश्चन दिख रहा है, टॉपिक अगर समझ में आ रहा है, करते जाओ, ज़्यादा सोचना नहीं है। ठीक है। टाइम बचे अंत में, तो आप बाकी जो क्वेश्चन बच गए हैं उससे आप अटेम्प्ट कर सकते हो। समझ में आया? तो ये स्ट्रैटेजी आप फॉलो करोगे, डेफिनेटली आपके अटेम्प्ट बढ़ जाएंगे। ठीक है। टाइम दे रहे हो, कोई सॉल्व कर रहे हो, सॉल्व ही नहीं हो रहा है, एक ही क्वेश्चन को बार बार रिपीट कर रहे हो, पढ़ रहे हो बार बार, उससे कोई सॉल्व नहीं होगा। प्रैक्टिस अगर आपकी है, एक बार पढ़ोगे सॉल्व हो जाएगा, सॉल्व हो गया ठीक है, नहीं हुआ तो आगे बढ़ जाना है, दैट सिंपल रूल। ठीक है। तो स्पीड मैथ शुरू करना, फिर डी अरिथमेटिक को जैसे जैसे आप कंफर्टेबल हो वैसे आप करना। ठीक है। ये आप पर डिपेंड करेगा, अपने दिमाग सोचो, ठंडे दिमाग से वैसे काम करो, और स्किप की जो टेंडेंसी है इसे रखना। ठीक है। तो ये चीज़ मैंने बताई आपको कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। नाउ अगर कोई प्रॉब्लम आपको है, कुछ पूछना है, पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। अब आगे बढ़ते हैं। लेट्स नो माई ओन अप्रोच हाउ आई अटेम्प्ट द फुल पेपर। मैं कैसे करता हूँ अटेम्प्ट। तो ये जो मैं बताया हूँ अप्रोच, अगर चाहते हो इसे आप अप्लाई करना, तो अप्लाई करने से पहले कुछ बातों का आपको ध्यान रखना होगा। नंबर 1, आपके कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी हर एक टॉपिक की अच्छी होनी चाहिए, हर एक टॉपिक की। किसी भी टॉपिक से क्वेश्चन आ जाए, रीजनिंग हो, इंग्लिश हो, मैथ्स हो, क्वांट हो, कुछ भी हो, किसी भी टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा है, आपको उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। ठीक है। आपके पास स्पीड होनी चाहिए विद एक्यूरेसी। स्पीड है, एक्यूरेसी नहीं है, फिर किसी काम की नहीं है वो। एंड थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट, नो ईगो। आपको ईगो लेस होना पड़ेगा। ईगो लेस का मतलब क्या है? अगर कोई क्वेश्चन आपके सामने आया है, उससे आपने अटेम्प्ट किया, उससे उस टॉपिक के आपने उस पे बहुत रिसर्च कर रखा है, आपने बहुत क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, कभी गलती आपका जीवन में हुआ ही नहीं है, फिर भी अगर आपका वहाँ पे ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है या सॉल्व नहीं हो रहा है, इन फर्स्ट अटेम्प्ट यू डोंट हैव टू ट्राई अगेन एट द टाइम, यू हैव टू स्किप। आपको उसको स्किप करना होगा, और स्किप करके आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाना होगा। ये नो ईगो का मतलब ये है। 3 क्वालिटी आपके अंदर है, तो इस अप्रोच को आप फॉलो कर सकते हो। बाकी बताऊंगा मैं आगे आगे और भी चीज़ें। तो इंग्लिश में मेरा सेम है, जैसे मैंने आपको बताया पहले,
स्टार्टिंग में मैंने बताया था, वही सेम अप्रोच यहाँ भी है। पहले अदर क्वेश्चन, एट एंड में पैराजम्बल आरसी, ठीक है। और ये जो मैं बता रहा हूँ, ये अपना अप्रोच, ये मैंने टेस्ट किया है। मैंने कई एग्जाम में, जितने भी क्लर्कल एग्जाम है, आरबी क्लर्क 80 आउट ऑफ 80, उसके बाद आरबीआई असिस्टेंट 98.75, उसके बाद आईबीपीएस क्लर्क आई थी 95, 96 97 के अप्रॉक्स स्कोर रहा मेरा। एसबीआई क्लर्क 91 प्लस स्कोर, आई कांट रिमेंबर एग्जैक्ट स्कोर, चैनल पे होगा। और इसके बाद डिफरेंट पीओ एग्जाम्स में मैंने अप्लाई किए हैं, लेकिन ये तरीका जो है मैं क्लर्कल में फ्रिक्वेंट यूज करता हूँ, ठीक है। तो वेल टेस्टेड है, ऐसा कुछ नहीं कि आप नहीं कर सकते हो, आप भी आराम से कर सकते हो, लेकिन ये सब चीज़ होनी चाहिए। और आगे क्या करना है वो भी बताऊंगा आपको। तो मेरा मेथड सेम रहा है। मैं हमेशा इसी सीक्वेंस में करता हूँ। पहले बाकी सारे क्वेश्चन मैं करता हूँ, आरसी को, पैराजम्बल को मैंने कभी कभी पहले भी मैंने किया है। मतलब इन सब क्वेश्चन के बाद पैराजम्बल फिर आरसी, नहीं तो जनरली मैं आरसी पहले करके लास्ट में मैं पैराजम्बल कर लेता हूँ, ठीक है। और चलो मैं थोड़ा बताता हूँ पैराजम्बल सॉल्व करने की टेक्निक, जो मैंने थोड़ा सा समझा है और जैसे मैं करता हूँ। तो पैराजम्बल का सिंपल, जब आप सेंटेंस को पढ़ोगे एक एक करके, मान लो आपके वहाँ पे 5 सेंटेंस दिए गए हैं, पांचों को आपने तेजी से पढ़ा, ठीक है। तो आपके माइंड में एक स्टोरी फ्रेम होना शुरू हो चुका होगा कि क्या कह रहा है, कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। जब आप पढ़ोगे ना, आपको समझ में आ जाएगा कि फर्स्ट सेंटेंस को आइडेंटिफाई करना बहुत ही आसान काम होता है। आप पहला सेंटेंस आराम से आइडेंटिफाई कर लोगे। उसके आपको लगे इसके बाद, पहले से मान लो पी है, आपको लग रहा पी के बाद आर भी आ सकता है, और पी के बाद आपको लगेगा क्यू भी तो हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, क्यू भी हो सकता है। तो ऐसे डिसाइड नहीं कर पाओगे आप ये करो कि बाकी सेंटेंस जो बचे हुए हैं, पी तो हो गया मेरा पहला सेंटेंस, इसका क्या बचा हुआ, पी क्यू आर एस टी। अब इसमें से वो सेंटेंस को देखो कि आपको कनेक्टिव सेंटेंस, इस सेंटेंस के बाद ये सेंटेंस हो सकता है, ये सेंटेंस ही होगा। जब आपको दो भी आपको मिल गया कनेक्टिव सेंटेंस, जैसे कि आपको मिल गया कि टी के बाद आर होगा, टी के एंड होने के बाद आपको ऐसा लग रहा है कि उसके उसी सेंटेंस को कंटिन्यू कर रहा है आर में, या उसके बाद की बातों को बता रहा है आर के अंदर, तो टी आर एक पेयर आपको मिल गया। ऐसे आपको मिल गया कि आर के बाद क्यू होगा, या फिर आपको मिल गया कि एस के बाद क्यू होगा। तो अब उसके बाद आपको हेल्प हो जाएगी उसको अरेंज करने में। और लास्ट सेंटेंस भी खोजना आसान काम होता है। तो इन सबको आप मिला करके एक सीक्वेंस तैयार कर सकते हो। तो कनेक्टिंग सेंटेंस को ढूंढोगे, फर्स्ट सेंटेंस ढूंढने के बाद तो आपका पैराजम्बल सॉल्व करने का टेक्निक जो है आसान हो जाएगा। अप्लाई करना अपने मॉक्स में और देखना, और मुझे बताना कि ये अप्लाई हो रहा है कि नहीं, कितना हो रहा है, ठीक है। मूविंग टू नेक्स्ट, रीजनिंग एंड क्वांट। इसमें मेरा अप्रोच बिल्कुल सिंपल एंड बिल्कुल सिंपल रहा है। सिंपल ये क्या है, मैं शुरू करता हूँ क्वेश्चन सॉल्व करना नंबर वन से। नंबर वन पे जो भी आ जाए, पजल हो, रीजनिंग की बात करें पजल हो, क्वांट की बात करें डीआई हो, अर्थमेटिक हो, चाहे स्पीड मैथ हो, चाहे मिसलिनियस क्वेश्चन हो रीजनिंग के, कुछ भी हो, मैं नंबर वन से ही शुरू करता हूँ और कंटिन्यूअसली 35 तक, विदाउट एनी ब्रेक, विदाउट एनी ब्रेक। ये मेरी स्ट्रैटेजी है। अब आप बोलोगे कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है कि ये भी क्वेश्चन आपको बीच में ना मिला हो जो आपसे सॉल्व ना हुआ हो। हाँ होता है, बिल्कुल होता है। कई बार ऐसा होता है कि बीच में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, सिंप्लीफिकेशन है सिंपल सा, वो भी सॉल्व नहीं हो रहा है, नंबर से ही बीच में आ गया, सॉल्व नहीं हो रहा है, ऑप्शन मैच नहीं हो रहा है, अर्थमेटिक आ गया, सॉल्व नहीं हो रहा है, ऑप्शन मैच नहीं हो रहा है ना। ऐसा होता है बिल्कुल, लेकिन करना क्या है, स्किप एंड नेक्स्ट। मान लो क्वेश्चन नंबर वन से शुरुआत आपने किया, आप पहुंचे क्वेश्चन नंबर 7 पे, 6 तक पूरा सॉल्व हो गया। 7th क्वेश्चन जो आपके पास आया, उस क्वेश्चन में मान लो वो सिंप्लीफिकेशन ही था, नॉर्मल सिंप्लीफिकेशन था, लेकिन आपका ऑप्शन मैच नहीं किया, ठीक है। ऑप्शन मैच नहीं किया, जस्ट स्किप, यू डोंट हैव टू थिंक एनीथिंग, कुछ भी नहीं सोचना है, स्किप तो स्किप। अगर सोचने लग गए यहाँ पे, फिर टाइम बर्बाद आपका होगा, फिर ये जो टेक्निक है ये पूरा का पूरा फ्लॉप हो जाएगा। एक बार अटेम्प्ट करना है किसी भी क्वेश्चन को, हो गया सॉल्व तो ठीक है, नहीं तो स्किप एंड नेक्स्ट। ये कंटिन्यूअसली आपको करते रहना है। एट द एंड ऑन 35th क्वेश्चन आपको समझ में आएगा आपने कितना अटेम्प्ट कर लिया है। मैं बताऊं, मैंने मैक्सिमम एग्जाम में ये अप्लाई किया है, और 35 क्वेश्चन पहुंचने के बाद मेरे पास किसी भी सेक्शन में, रीजनिंग की बात करूं या क्वांट की बात करूं, 3 मिनट 4 मिनट का समय बच जाता था मेरे पास, ठीक है।
उस समय में अगर आपने क्वेश्चन स्किप किया है तो उस समय में उसको ट्राई करो सॉल्व करने की वाइजली, और जो सॉल्व हुआ अच्छी बात है, नहीं हुआ यू कैन स्किप। अब जो बचे हुए क्वेश्चन उसमें भी आप थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हो। जैसे कि मान लो कि रीजनिंग में आपका एक क्वेश्चन रह गया मीनिंगफुल सेंटेंस, ठीक है। दूसरा एक क्वेश्चन रह गया, मान लो कि एक में होता है ना बैकवर्ड फॉरवर्ड बताना, मान लो कोई वर्ड लिखा हुआ स्किप्ड लिखा है तो हाउ मेनी लेटर्स आर बैकवर्ड फॉरवर्ड सेम आ रहा है वो, ये वाला क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व नहीं हुआ। उसके बाद मान लो कि एक क्वेश्चन और कोई भी रह गया, काउंटिंग नंबर या कुछ भी ऐसा रह गया। अब 3 क्वेश्चन आपके बचे हुए हैं, आपको ये देखना होगा इसमें किससे आप जल्दी सॉल्व कर पाओगे। अगर मैं अपना बताऊं तो मुझे मीनिंगफुल वर्ड करने में समय लगता है या फिर नहीं भी होता है, तो मैं इस क्वेश्चन पहले मैं चूज़ करूँगा, है ना। तो इस तरीके से आप वहाँ भी अपना दिमाग लगा सकते हो, ठीक है। वैसे अगर उतना समय नहीं मिल रहा है, समझ नहीं आ रहा है, टाइम रेड हो चुका है, तो जो सामने आ जाए कर जाओ। दिस इज द सिंपल and plain strategy to attempt all the question continuously from 1 to 35, and you have to be egoless and attempt, and you have to skip if you are not able to solve, not able to get the correct answer at a time. Solve only once a question and skip the question and move to the next one. दिस इज़ माई स्ट्रेटजी, मैंने ये फॉलो किया है क्लर्क एग्ज़ाम में, मैंने कई क्लर्क एग्ज़ाम में मैंने फॉलो किया इसे, और ये 100% सही बैठता है। आरबी क्लर्क में बताऊँ वहाँ पे मेरे पास काफ़ी समय बच गए थे, 7 मिनट के अप्रॉक्स बच गए थे पूरे रीजनिंग क्वांट को मिला करके। एसबीआई में भी समय मेरे पास रह गया था, और ऐसे कई एग्ज़ाम में हो चुके हैं, आरबीआई सेटल में भी ऐसा हो चुका है। तो आप आराम से कर सकते हो। लेकिन अब कुछ बात और समझ लो, अगर आप चाहते हो इसमें से इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करना, तो अभी से आप क्या कर सकते हो, आपके पास समय भी है पेपर होने में, तो आप इनको ट्राई करो, टेस्ट करो। कहाँ पे करोगे, मॉक में। कितने मॉक दोगे ऐसे, 10 से 15 मॉक में सेम टेक्निक अप्लाई करना होगा आपको। उसके बाद एनालाइज योर रिजल्ट, अपने स्कोर कार्ड को एनालाइज करो, कितना इंप्रूवमेंट हो रहा है, क्या ये मेथड आपको आपके साथ वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर कर रहा है गो विद दैट, अदरवाइज फॉलो योर ओन टेक्निक, और जो मैंने पहले बताया था ये वाली टेक्निक, उसे आप यहाँ पे फॉलो कर सकते हो। समझ में आ रही बात। तो ये तरीका है अपने पेपर को बेस्ट वे में अटेम्प्ट करने का और अधिक से अधिक स्कोर करने का। और कुछ अगर पूछना है आपको, आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। That's all for this video, and see you in next one, and do subscribe the channel, and I think this is a course. Subscribe the channel and like this session, like this video, and share with your friends and all who are going for SBI clerk exam. And here are the few other handles, you can follow it. Okay,